अस्सलाम वालेकुम। आज है 2 नवंबर 2023 और इस 2023 में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं थर्मल फिजिक्स। और थर्मल फिजिक्स में अगर हम लिस्ट बना लें तो लिस्ट में सबसे पहले हम लोग आज पढ़ेंगे गैस लॉज। और गैस लॉज में अगर आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, मुझे पता है अंशरा के पास भी केमिस्ट्री है, अलहान के पास भी केमिस्ट्री है, और हफ्सा तुम्हारे पास भी केमिस्ट्री का सब्जेक्ट तो है ना। कंप्यूटर के आप स्टूडेंट नहीं हो। अच्छा, ड्रॉप कर लिया। ठीक है। तो अच्छा चलें, ठीक है, ये एक लंबी बात हो जाएगी। ठीक है बेटा, मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन आपने एएस के अंदर केमिस्ट्री पढ़ी भी है, और फिजिकल केमिस्ट्री अगर आपने पढ़ी है, हाँ, तो यकीनन आपको बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ये सारे के सारे नाम आपने सुने हुए होंगे। ठीक है ना। तो आज हम पहले पढ़ेंगे गैस लॉज, लेकिन थोड़ी लिस्टिंग कर ले। जब गैस लॉज खत्म हो जाएंगे तो फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। और इन दो टॉपिक्स को लेके ना, रीड एंड राइट वाली बुक में उन्होंने यूनिट नंबर 3 बनाया हुआ है। तो पहले तो मैं यूनिट नंबर 3 के सारे सवाल खत्म कराऊंगा। जब गैस लॉज और काइनेटिक थ्योरी खत्म हो जाएगी तो फिर हम तीसरे टॉपिक पे जाएंगे। तीसरे टॉपिक का नाम होगा थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ पढ़ाएंगे। और फिर लास्ट टॉपिक होगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, लेटेंट हीट, वगैरह वगैरह। तो ये पूरी फिजिक्स में, ये मतलब थर्मल फिजिक्स में, ये चार टॉपिक्स हैं। पर ये चार टॉपिक्स बहुत बड़े टॉपिक्स हैं। जिस तरह मैग्नेटिक फील्ड का चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर है, मैग्नेटिक फील्ड फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वगैरह वगैरह। तो अंशारा क्या वो चल रहा है, वो बहुत बड़ा चैप्टर है। पर थर्मल फिजिक्स भी बहुत बड़ा चैप्टर है, टाइम तो लेगा। तो चलिए जनाब, ये लिस्टिंग हमने कर ली। इस लिस्टिंग के अंदर पहले टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं गैस लॉज। और गैस लॉज में पहली बात तो ये कि गैस क्या होती है। तो ग्रेड 9 से बच्चा केमिस्ट्री में पढ़ता हुआ आ रहा होता है कि सर गैस मैटर की वो स्टेट है जिसमें गैस के पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं। गैस के पार्टिकल्स में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती। और अगर आइडियल गैस हो तो याद रखिएगा, आइडियल गैस में हम कहते हैं गैस के पार्टिकल्स में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती। और याद रखिएगा, अगर पार्टिकल्स में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना हो ना, तो याद रखिएगा गैस के पार्टिकल्स में पोटेंशियल एनर्जी भी बिल्कुल नहीं होती। ठीक है। पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी होती है। पर आइडियल गैस के पार्टिकल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होने की वजह से कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती। अच्छा, पेपर में ये क्वेश्चन आता है कि काइनेटिक थ्योरी के पोस्टुलेट लिखें, तो जरा पोस्टुलेट भी हाथ क्या सुन लें। पहला पोस्टुलेट कि गैस के पार्टिकल्स में देयर इज नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसलिए गैस के पार्टिकल्स में कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती। नंबर वन। नंबर टू, अच्छा ये मैंने जितने पॉइंट्स लिखे हैं ना, ये मैंने मार्किंग स्कीम में से टाइप करके लिखे हैं। मतलब जो उसमें आए हुए हैं मैंने वही कि वो यहाँ पे लाके कॉपी पेस्ट मार दिए हैं, टाइप कर दिए हैं। वजह ये है कि पेपर में जब सवाल आता है वो कहते हैं कि काइनेटिक थ्योरी के 3 पॉस्टुलेट लिखे हैं, 2 पॉस्टुलेट लिखे हैं। तो पॉस्टुलेट काफ़ी सारे हैं डिफरेंट वर्डिंग में, पर भाई सबसे अच्छा आंसर वो होता है जो मार्किंग स्कीम में लिखा हो। तो मार्किंग स्कीम में लिखा हुआ है नो इंटरमोलिकुलर फोर्स, पोटेंशियल एनर्जी जीरो। नंबर वन। नंबर टू, आइडियल गैस के पार्टिकल्स कर रहे होते हैं रैंडम मोशन। जब ये रैंडम मोशन करते हैं तो ये एक दूसरे से करते हैं कोलिजन। इनका कोलिजन होता है इलास्टिक कोलिजन। और जब ये इलास्टिक कोलिजन करते हैं तो इस कोलिजन से जब ये वॉल ऑफ कंटेनर्स को हिट करते हैं तो इनके कोलिजन से प्रेशर एक्सर्ट होता है। तो गैस के पार्टिकल्स का आपस में और सिलेंडर की वॉल्स के साथ इलास्टिक कोलिजन, और इलास्टिक कोलिजन से गैस के पार्टिकल्स आर एक्सर्टिंग प्रेशर। फिर याद रखिएगा गैस के पार्टिकल्स की बहुत बड़ी तादाद, ठीक है जनाब, किसी भी फाइनाइट वॉल्यूम में आ सकती है। ठीक है जनाब, बहुत छोटी सी जगह में गैस के पार्टिकल्स की बहुत बड़ी तादाद आ सकती है। वो नंबर मैं यहाँ लिख के आपको कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा, लेकिन आपने एवोगैड्रो नंबर पढ़ा हुआ है। एवोगैड्रो नंबर आप समझते हैं कि अगर मैं 1 मोल गैस किसी छोटे से बर्तन में भी बंद कर दूं तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल 6.02 एक्सपोनेंट 23 होंगे। और ये बहुत बड़ा नंबर है। ठीक है ना। 3 बातें तो बिल्कुल सीधी सीधी सी हैं। अलबत्ता जो बाकी 2 बातें हैं जो मैंने मार्किंग स्कीम से ही कॉपी पेस्ट मारी हुई हैं, इसको ज़रा समझाने के लिए मेहनत करना पड़ेगी। क्या मेहनत है? तो पहले ज़रा ये वाला सेंटेंस पढ़ें, टाइम ऑफ कोलिजन नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू टाइम बिटवीन कोलिजन। क्या मतलब? तो इसको मैं आपको यूं समझाना चाहूंगा कि फॉर एग्जांपल, आपकी कोई दोस्त है और उन दोस्त से आपकी मुलाकात
फॉर एग्जाम्पल 10 साल के बाद हो रही है, तो ये 10 साल वो टाइम है जो टाइम कहलाएगा टाइम बिटवीन मीटिंग। 10 साल के बाद आपसे मुलाकात हो रही है, लेकिन जब आपकी मुलाकात हुई तो आप दोनों जल्दी में थे और आप दोनों एक दूसरे से सिर्फ 10 मिनट के लिए बैठे, तो मैं कहूँगा टाइम ऑफ मीटिंग इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू टाइम बिटवीन मीटिंग। तो यकीनन ये बात समझ में आ गई होगी, गैस के पार्टिकल्स किसी कमरे में एक दूसरे से बहुत दूर दूर हैं, एक दूसरे से पता नहीं कब टकराएंगे, लेकिन अब टकराएंगे तो उनका टाइम ऑफ कोलिजन विल बी वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है जी, मैंने जो एग्जांपल दी इससे बच्चे को समझ में आ जाती है बात, बस रट्टा आपने मारना। एक और बात, कहते हैं किसी गैस का जो वॉल्यूम होता है, ठीक है ना, पूरे गैस का वॉल्यूम, ठीक, उस वॉल्यूम को अगर मैं कंपेयर करूं टोटल वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल से, देखिए वॉल्यूम ऑफ गैस का मतलब होता है कि गैस ने कंटेनर में कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है। इट इज कॉल्ड वॉल्यूम ऑफ गैस, इट इज कॉल्ड वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। ठीक है ना, लेकिन अगर मैं उस कंटेनर में जितने पार्टिकल्स हैं उन तमाम पार्टिकल्स की मूवमेंट को स्टॉप करके उनको एक जगह पर जमा कर दूं, तो उनका अपना टोटल वॉल्यूम ना होने के बराबर होगा। इसके लिए भी अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दे दूं तो ये है कि फॉर एग्जांपल कोई फैमिली है जिसके अंदर फॉर एग्जांपल फैमिली मेंबर्स 4 हैं। ठीक है ना, अब ये 4 फैमिली मेंबर्स हैं और फॉर एग्जांपल ये एक बहुत बड़े घर में रहते हैं। अब वो जो 1,000 गज का बंगला है, उस बंगले का जो वॉल्यूम है, उस वॉल्यूम के कंपैरेटिवली ये जो चारों फैमिली के मेंबर जब एक सोफे पे बैठते हैं तो चारों बंदे आ जाते हैं, तो मैं कहूंगा इन चारों बंदों का जो टोटल वॉल्यूम है वो इस बंगले के वॉल्यूम के कंपैरेटिवली ना होने के बराबर है। इसी तरह जब किसी सिलेंडर में गैस को बंद करते हैं तो सिलेंडर वो बंगला है जिसके अंदर ये लोग रहते हैं, तो इन पार्टिकल्स का अपना वॉल्यूम नेग्लिजिबल है एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो भाई ये जो तीन चार बातें मैंने आपके सामने बोली इनको लाजमी याद कीजिए, और इन्हीं बातों को लेकर हम कह देते हैं कि जनाब ये आइडियल गैस के लिए एजम्पशंस हैं, और आइडियल गैसेस जो होती हैं वो इन्हीं एजम्पशंस को लेकर, ठीक है जनाब, गैस लॉस को फुलफिल करती हैं। अब सर गैस लॉस क्या है, तो मैं गैस लॉस की तरफ लेके जाना चाह रहा हूँ। गैस लॉस के अंदर अगर हम जाएं तो मुझे अंशर आप बताएं कि आप लोग एएस की फिजिक्स सॉरी केमिस्ट्री में बॉयल्स लॉ मेरे ख्याल में पढ़ते हैं कि गैस का वॉल्यूम प्रेशर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यस या नो कर दें बेटा अंशरा? ठीक है ना, ये तो ओ लेवल्स में आईजीसीएसई में भी पढ़ाते हैं, बॉयल्स लॉ वॉल्यूम प्रेशर के साथ इनवर्सली है, ठीक है। अच्छा, फिर हम लोग चार्ल्स लॉ पढ़ाते हैं, किसी गैस का वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन टेम्परेचर होना चाहिए केल्विन में। और जब टेम्परेचर केल्विन में लेते हैं तो ऐसे टेम्परेचर को या तो हम लोग कह देते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर, या हम लोग इस टेम्परेचर को कह देते हैं थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। ठीक है ना, तो ये जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर इन केल्विन, आप इसको कह सकते हो एब्सोल्यूट टेम्परेचर या थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। ठीक है जनाब, तो गैस का वॉल्यूम एब्सोल्यूट टेम्परेचर के साथ है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, केल्विन वाले टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अच्छा, इन दोनों को बेटा अगर मैं कंबाइन कर लूं, तो जब आप दोनों को कंबाइन करोगे तो V एक दफा आएगा बेटा, और T ऊपर आ जाएगा, P इधर आ जाएगा। ठीक है जनाब, और फिर जब इन सबको मिला के मैं कर लूं PV अपॉन T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है जी, पीवी अपॉन टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है जी। अच्छा, अब अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं किसी गैस को जब मैंने स्टडी करना शुरू किया तो इसका प्रेशर था P1, इसको मैंने टेम्परेचर दिया T1, तो गैस का वॉल्यूम आया V1। याद रखिएगा वॉल्यूम हमारे कंट्रोल में नहीं होता, हम प्रेशर अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं, टेम्परेचर अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं, प्रेशर और टेम्परेचर सेट करके वॉल्यूम ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ आता है। अच्छा, आपने बेटा प्रेशर चेंज कर दिया, आपने टेम्परेचर चेंज कर दिया, वॉल्यूम खुद ब खुद चेंज होगा, लेकिन ऐसा चेंज होगा कि जो सोल्यूशन, प्रोडक्ट और रेशो बिल्कुल शुरू में आया है P1 V1 अपॉन T1 का, सेम रिजल्ट P2 V2 अपॉन T2 का भी आएगा। ठीक है जनाब, तो हम इस इक्वेशन को, मतलब मैं कहता हूँ जनरल गैस इक्वेशन, ठीक है जनाब, मैं इसको कहता हूँ जनरल गैस इक्वेशन। और जनरल गैस इक्वेशन क्या है बेटा, कॉपी कर लीजिएगा, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। अगर गैस की इनिशियल स्टेट्स बताऊं, गैस की फाइनल स्टेट्स बताऊं,
स्टेट्स का मतलब प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, स्टेट्स। तो हम लोग इस तरह से यूज कर सकते हैं, एंड इट इज नोन एज जनरल गैस इक्वेशन। अच्छा, कहते हैं इसी ऊपर वाली इक्वेशन को, इस ऊपर वाली इक्वेशन को अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने किसी गैस का ना प्रेशर नोट कर लिया, गैस का ना टेम्परेचर मेजर कर लिया, तो प्रेशर मैंने उसको अपनी मर्जी से सेट करके दिया, टेम्परेचर मैंने उसको अपनी मर्जी से सेट करके दिया, वॉल्यूम खुद ब खुद कुछ ना कुछ आ गया, सारी वैल्यूज को मैंने जब सॉल्व किया तो मैं इस कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ। और इस कांस्टेंट की वैल्यू इतनी फेमस है कि क्या पता आपने केमिस्ट्री में ये बात ऑलरेडी याद की भी हो। कोई बच्चा बता सकता है प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर इन सबको अगर हम डिवाइड करके रिजल्ट निकालें तो क्या कांस्टेंट आता है? अनुशरा बेटा आप बता सकती हैं? मैं सिर्फ चेक करना चाह रहा हूँ कि आप लोगों ने केमिस्ट्री में ये क्या पढ़ा हुआ होता है। जी बेटा, दोबारा बोले, दोबारा बोले। नहीं नहीं, बिल्कुल गलत बोल रही है। 22 डेसीमीटर की 22 डेसीमीटर क्यूब क्या चीज होती है? आप बहुत दूर हैं, बहुत, मतलब इस जो मैं बात पढ़ा रहा हूँ उससे बहुत दूर है। ऑल्दो कि मुझे ये पता है कि 22.4 डीएम क्यूब क्या चीज होती है, वो भी अभी मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा हफ्सा आप बताइए, ये पीवी अपॉन टी अगर मैं कांस्टेंट निकाल लूँ तो क्या मुझे बता सकते हैं कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है? नहीं 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 नहीं, नहीं, बहुत दूर है। 6.67 तो ग्रेविटेशन के हफ्सा चैप्टर में चली गई। आप क्या हो गया? हाँ रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, फिर आप भी बहुत दूर है, तो रुक जाए भाई। पहली बात तो ये मैं आपको क्रॉस चेक कर रहा था, ठीक है जी। किसी गैस के को कुछ भी प्रेशर दें, किसी गैस को कुछ भी टेम्परेचर दें, खुद ब खुद कोई वॉल्यूम आएगा, और वॉल्यूम जो आएगा ना उसको जब सॉल्व करके आप रिजल्ट निकालेंगे तो पहली बात तो याद रखिएगा, कोई फिक्स वैल्यू आती ही नहीं है, कुछ भी आ जाता है। ठीक है जनाब, कुछ भी आ जाता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सर फिक्स वैल्यू आए तो एक कंडीशन ऐड करना पड़ेगी, जरा रुक जाए। अगर मैं किसी गैस का 1 मोल मास ले लूं, ये कंडीशन है। अगर मैं गैस का 1 मोल मास ले लूं तो 1 मोल मास लेने पर जो कांस्टेंट की वैल्यू आती है इट इज 8.313। ठीक। और ये पढ़ाकर 1 मिनट रुकिएगा, मैं डर गया हूँ। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि तुम लोगों को केमिस्ट्री में ये सब कुछ बहुत अच्छा आता है, लेकिन अनुशरा ने जिस तरह अभी मुझे आंसर किया है ना, तो मुझे लग रहा है कि मुझे ब्लैंक पेज पर आ जाना चाहिए और गैस लॉस प्रॉपर पढ़ा देना चाहिए। अच्छा भाई, गैस लॉज में ये वाली बात तो मैं पढ़ा चुका हूँ, इसको दोबारा पढ़ाना टाइम ज़ाया करना लगेगा, कि गैस का प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, टेम्परेचर T1 है। प्रेशर बदल दें P2, टेम्परेचर बदल दें V2, वॉल्यूम खुद ब खुद आएगा V2। और इन सबको जब आप सॉल्व करोगे तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आएंगे। और इस इक्वेशन का नाम क्या रखोगे? सर इस इक्वेशन का नाम मैं बोलूंगा जनरल गैस इक्वेशन। ठीक है। अच्छा, फिर मैंने आपसे चाहा कि आप ऐसा करें कि कांस्टेंट की वैल्यू बता दें। तो मैंने आपसे कहा कि अगर आप गैस का 1 मोल ले लें, तो जब आप गैस का 1 मोल लेंगे ना, तो जो दिल चाहे प्रेशर रखें, जो दिल चाहे आप टेम्परेचर रखें, खुद ब खुद गैस का वॉल्यूम ऐसा आएगा कि जनाब कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा आएगी 8.313। ठीक है जनाब, अगर गैस का मास 1 मोल हुआ तो। और अगर गैस का मास 1 मोल नहीं है, जो मैंने पहले नहीं बताया था जानबूझ के, मैंने वो ऐसे ही बोला था अच्छा बताओ क्या आएगा, तो सर अगर मास 1 मोल नहीं है तो कुछ भी आ सकता है, हमें क्या पता क्या आएगा। बट इफ यू आर टेकिंग मास ऑफ गैस 1 मोल, then the value of constant will always be 8.313, and this constant value is denoted by capital R, and this capital R is known as molar gas constant। क्योंकि ये रिजल्ट जब आता है जब आप गैस के मास को मोल में लेते हैं, तो इट इज मोलर गैस कांस्टेंट। अच्छा, 1 मोल के लिए। अच्छा ये बताइए, अगर मैं गैस के 2 मोल्स कर दूं तो सर आंसर हो जाएगा 2R। सर 3 मोल्स कर दूं, 3R। अच्छा बेटा, अगर मैं गैस के N मोल्स कर दूं, N मोल्स, तो बेटा जब आप गैस के N मोल्स करोगे ना तो ये बन जाएगा NR। और जब ये NR बन गया ना, तो मेरे ख्याल में आपको ये इक्वेशन आती होगी PV इक्वल टू NRT, PV इक्वल टू NRT। ठीक है जनाब, और ये वो फेमस इक्वेशन है
जिसको मोलर गैस इक्वेशन भी कहते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन भी कहते हैं। और सही बात है कि इससे हम हर तरह का गैस का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। बहुत कॉम्प्रिहेंसिव इक्वेशन है ये। इट इज कॉल्ड आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है ना। पी क्या है सर? गैस का प्रेशर। वी क्या है? गैस का वॉल्यूम। आर क्या है सर? आर है मोलर गैस कांस्टेंट। वैल्यू क्या है? 8.3। टी क्या है? टेम्परेचर। टेम्परेचर मस्ट बी इन केल्विन। ठीक है जी। अच्छा, अब ये जो स्मॉल एन है जिसको मैंने बोल दिया मोल, ठीक है बेटा, इस एन को मैंने कह दिया मोल। तो पहली बात तो मोल का फार्मूला बताएं केमिस्ट्री में, तो आप कहेंगे सर ये फार्मूला तो हमने बहुत पढ़ा हुआ है। और ये फार्मूला ये होता है कि किसी भी सब्सटेंस का मास इन ग्राम लें और उसको डिवाइड कर दें उसके रिलेटिव एटॉमिक मास से या रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास से। ठीक है ना। अब एलिमेंट होगा तो रिलेटिव एटॉमिक मास होगा, और अगर कंपाउंड होगा तो मॉलिक्यूलर रिलेटिव मास होगा। ठीक है ना। तो एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करते हैं, इट इज कॉल्ड नंबर ऑफ मोल। ठीक है ना। अलबत्ता नंबर ऑफ मोल करने के बाद अब मैं आपसे थोड़ा सा सवाल पूछ के आइडिया मुझे हो रहा है, इसलिए डर लग रहा है। मैं पूछूंगा मोल की प्रॉपर डेफिनेशन। अनशरा बताएं मुझे मोल की प्रॉपर डेफिनेशन। बेटा अनशरा। अल्लाह। हफ्सा आप बताएं बेटा मोल की बिल्कुल प्रॉपर डेफिनेशन। मोल। नहीं नहीं, बहुत दूर है, आप दोनों बहुत ही दूर हैं। ठीक है ना। तो मुझे फिर प्रॉपर पढ़ाने दीजिए। मोल की डेफिनेशन बेटा ये है कि फॉर एग्जांपल, बिल्कुल मैं ग्रेड 9 के बच्चे की तरह पढ़ाने के लिए इतने लो लेवल पे जा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास पानी है। बताइए पानी का रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? ये तो ओरली याद होता है क्योंकि अब बिल्कुल सबसे ज्यादा कॉमनली यूज्ड H2O। हाँ बट तो बेटा बेटा बताना अंशरा, H2O का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 18। ठीक है जनाब। ये है इसका मॉलिक्यूलर मास या रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। इस मॉलिक्यूलर मास को अगर मैं ग्राम में लिख दूं तो ये इसका कहलाता है 1 मोल। ठीक है ना। तो अगर मैंने आपसे कहा बेटा मुझे 1 मोल पानी पिला दे, तो केमिस्ट्री की जुबान में मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि मुझे 18 ग्राम पानी पिला दे। ठीक है ना। तो मैं लंबी नहीं कर रहा क्योंकि आप A2 के स्टूडेंट हैं। किसी भी कंपाउंड के मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में लिख दें तो उसका 1 मोल कहलाता है। तो जरा बेटा डेफिनेशन लिखिएगा। व्हेन atomic mass or molecular mass expressed in gram, expressed in gram, it is called it's 1 mole। ठीक है ना। ये मैंने ग्रेड 9 वाले बच्चे की डेफिनेशन लिखवाई है। A2 में थोड़ा और स्टैंडर्ड मुश्किल कर देना चाहिए, कार्बन 12 और मतलब मुश्किल मुश्किल बातें, पर मैं वो बोलना नहीं चाह रहा क्योंकि अभी जब क्वेश्चन आएगा ना रीड एंड राइट की बुक में, मैं वहां मुश्किल वाली डेफिनेशन भी लिखवा दूंगा। अभी मैं थोड़ी सी बेस बना के आपको क्वेश्चंस की तरफ ले जाना चाह रहा हूँ। तो मोल की डेफिनेशन अभी क्या बनी जरा सुनिएगा। कहते सर कोई कंपाउंड हो ना तो उसके मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में ले लें, वो उसका 1 मोल होता है। कोई एलिमेंट हो ना तो उसके एटॉमिक मास को आप ग्राम में ले लें तो वो उसका 1 मोल कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल में कार्बन, कार्बन एक एलिमेंट है। तो मैंने बोला बेटा मुझे 1 मोल कार्बन की जरूरत है, तो इसका मतलब है मैं आपसे चाह रहा हूँ कि आप मुझे 12 ग्राम कार्बन ला के दे दें। ठीक है जनाब। तो जो 12 ग्राम कार्बन है, इट इज कॉल्ड 1 मोल ऑफ कार्बन। तो अनशरा बेटा मुझे बताएं मोल क्या होता है इजीएस्ट वे में, व्हाट इज मोल? हाँ बस वो उसका मोल कहलाता है। बेहतरीन हो गया, नंबर 1 बात हो गई। ठीक। अब इसी को और आगे बढ़ा रहा हूँ। मैंने कहा बेटा ये बताइए अनशरा आपसे पूछ रहा हूँ कि ये जो 18 ग्राम वाटर है, ठीक है, मेरे ख्याल में ये एक स्पून में आ जाएगा, इतना थोड़ा सा पानी होगा 18 ग्राम। मैंने आपसे कहा बेटा ये जो 18 ग्राम पानी है, इस 18 ग्राम पानी में बताइए
पानी के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? आप काउंट करके मुझे बता सकती हैं अनशरा? हाँ, अब सही आप जगह पहुंच गई। ठीक है, तो अब जरा गौर से सुनिएगा, इस नंबर को बोलते हैं क्या केमिस्ट्री वाले? क्या बोलते हैं अनशरा बेटा इस नंबर? जी, तो अब नेक्स्ट हेडिंग है एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर क्या है अफसर, तो जरा सुनिएगा। एवोगैड्रो नंबर भाई ये है कि सर जब आप किसी भी सब्सटेंस का वन मोल लेंगे, वन मोल लेंगे, तो पूरी दुनिया में कोई भी एलिमेंट ले लें, कोई भी कंपाउंड ले लें, अगर आपने उसका मास वन मोल लिया है, तो बेटा जरा डेफिनेशन लिखिएगा। वन मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, वन मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन 6.02 एक्सपोनेंट 23 पार्टिकल्स। ठीक है, पार्टिकल्स इसलिए लिख के छोड़ रहा हूँ कि भाई ये कंपाउंड होगा तो मॉलिक्यूल्स होंगे, एलिमेंट होगा तो एटम्स होंगे। तो वन मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन इतने पार्टिकल्स, इट इज नोन एज एवोगैड्रो नंबर। और ये जो एवोगैड्रो नंबर है, इस एवोगैड्रो नंबर को हम इस पूरे चैप्टर में एन ए से डिनोट करेंगे। ये इसका फिक्स्ड सिंबल है, इसको कुछ आगे पीछे नहीं कर सकते हम लोग। ठीक है जनाब, वन मोल में इतने नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे। अच्छा, ये बताइए, अगर टू मोल्स हो तो सर टू मोल्स में टू एन ए कर ले। अच्छा, अगर थ्री मोल्स हो तो थ्री से मल्टीप्लाई कर दें। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स टू मोल में टू एन ए, थ्री मोल्स में थ्री एन ए, फोर मोल्स में फोर एन ए। और अगर मैं आपसे बोलूं कि एन मोल्स में, एन मोल्स में, तो देखिएगा ये जो मैंने अभी नंबर लिखा हुआ है एवोगैड्रो नंबर, इट इज नंबर ऑफ पार्टिकल इन वन मोल। ये वन मोल के नंबर ऑफ पार्टिकल है। अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल चाहिए एन मोल्स के, तो जनाब इसको एन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और याद रखिएगा इस पूरे चैप्टर में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल हमेशा डिनोट करूंगा मैं कैपिटल एन से। अच्छा, ये फॉर्मूला जो है ना खाली थर्मल फिजिक्स में ही नहीं चलेगा। जो अभी मोल की जितनी मैं बातें कर रहा हूँ, ये सारी मोल वाली बातें न्यूक्लियर फिजिक्स में भी काम आएंगी। न्यूक्लियर फिजिक्स में भी सारे सवाल मोल पर ही घूम रहे होंगे, इसलिए ख्याल रखिएगा ये सारे फार्मूला शीट न्यूक्लियर फिजिक्स में भी काम आएगी। तो मैं हमेशा याद कराऊंगा आपको कि कैपिटल एन इज टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, स्मॉल एन इज नंबर ऑफ मोल, एन ए इज एवोगैड्रो नंबर। और कभी भी बेटा मैं आपसे कहूँ कि वी हैव टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, तो अब आपके पास नंबर ऑफ मोल के दो फार्मूलाज होना चाहिए। नंबर ऑफ मोल का पहला फार्मूला, जरा स्मॉल एन को सब्जेक्ट बनाए। सर अब आप स्मॉल एन को सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये बनेगा एन ओवर एन ए। ठीक है ना, इस वाले एन का मतलब टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, एन ए का मतलब एवोगैड्रो नंबर। ठीक है जनाब, उसके बाद अभी अभी मैं आपको लास्ट पेज पे पढ़ा कर आया हूँ, स्मॉल एम का मतलब होता है मास इन ग्राम, मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय रिलेटिव एटॉमिक मास होगा या रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास होगा। मैंने एम आर लिख दिया जी, रिलेटिव एटॉमिक मास। तो इसे भी एज अ फॉर्मूला याद कर ले भाई सब लोग, कि दिस इज अ फॉर्मूला which is used for number of moles. It is a formula which is used to calculate number of moles. नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए हमेशा ये वाला नंबर होगा। ठीक है जनाब। अच्छा, अब जरा एक और बात पर आइए। जो अभी अनशरा ने एक नंबर बस बोल दिया था, और वो जब उन्होंने नंबर बोला था तो मैंने कहा था मैं आपको बता देता हूँ ये क्या चीज़ होती है, पर वो मेरे सवाल का जवाब नहीं था। तो ये जो 22.4 डीएम क्यूब है, ठीक है जनाब, इसको अनशरा कुछ आंसर कर रही थी, मैंने उनको रोक दिया। अलबत्ता अभी मैं अनशरा से ऐसी क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रहा हूँ। ऑल दो कि 22.4 का मेरी फिजिक्स से कोई ताल्लुक नहीं है भाई, ये भी बता दूं, पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करने दे। अनशरा आप बता सकती है 22.4 डीएम क्यूब आप क्या बोलना चाह रही थी? व्हाट इज 22.4? दोबारा बोले। हाँ, अब जरा सुनिएगा। कहते सर हमारे पास ना दुनिया की कोई भी गैस हो,
आप उस गैस का ना 1 मोल लेकर आ जाए, पूरी दुनिया में कोई भी गैस हो, उस गैस का मास कितना लेकर आ जाए, 1 मोल। तो जो 1 मोल गैस होती है, अगर इस 1 मोल गैस का आपको वॉल्यूम निकालना है, ठीक है ना, और याद रखिएगा वॉल्यूम डिपेंड करता है टेम्परेचर और प्रेशर पे। तो कहते हैं अगर आप किसी गैस का 1 मोल का वॉल्यूम एसटीपी पे कैलकुलेट करें, एसटीपी मेरे ख्याल में आप समझते हैं, तो एसटीपी पर 1 मोल गैस का वॉल्यूम हमेशा 22.4 होता है। तो अंशरा ये कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है कि 1 मोल गैस हो और उसको मैं एसटीपी दे दूं, मैं नहीं बता रहा एसटीपी क्या होता है, अगर मैं उसको एसटीपी दे दूं तो उसका वॉल्यूम होगा 22.4। पर इस बात का A2 की फिजिक्स में कहीं कोई यूज नहीं है, इसलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूँ क्योंकि इसका कोई काम ही नहीं है। पर आपने 22.4 बोला था बेटा, तो इसलिए मैंने इसको बीच में आपको समझाने के लिए बोल दिया, इसको मैंने हटा दिया बेटा, ठीक है, क्योंकि वो मेरे किसी काम का नहीं है। अरे चलिए जनाब, नंबर ऑफ मोल की बात भी आपको समझ में आ गई है, नंबर ऑफ मोल के अब आपके पास फार्मूले हो गए दो, और एवोगैड्रो नंबर भी अब आपको समझ में आ चुका है, एवोगैड्रो नंबर क्या चीज़ होती है। अच्छा, अब इसमें मुझे एक काम और बढ़ाने दीजिएगा, एक हेडिंग दीजिएगा बेटा, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट ये क्या चीज़ है भाई? तो इस बात को समझने के लिए कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या चीज़ है, ये बताइए, पी वी इक्वल टू एन आर टी वाली इक्वेशन अभी अभी आप ऊपर पढ़ के आए। अच्छा, पी ऐसी रहने दें, वी ऐसी रहने दें, आर टी को ऐसी रहने दें, जहां लिखे है ना नंबर ऑफ मोल्स, इस नंबर ऑफ मोल की जगह ये वाला नंबर ऑफ मोल का फार्मूला पुट कर दीजिएगा, ये वाला, ये फार्मूला है जनाब एन ओवर एन है। नंबर ऑफ मोल का फार्मूला टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद पी बेटा ऐसी रहने दें, वी ऐसी रहने दें, एन ऐसी रहने दें, टी ऐसी रहने दें। अब आप ऐसा कीजिए, आर को और एवोगैड्रो कांस्टेंट को ब्रैकेट में बंद कर दें। तो ये जो आर अपॉन एन ए है, तो आपको पता है आर, सर आर है मोलर गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू है 8.313। एन ए सर एवोगैड्रो कांस्टेंट, वैल्यू इसकी 6.02 एक्सपोनेंट 23। इन दोनों का जो रेशो है ना जनाब, इसी रेशो को नाम दिया गया है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का। एंड दिस बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इज डिनोटेड बाय के, और नाम इसका मैंने बता चुका हूं ऊपर, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसलिए नाम दोबारा नहीं लिख रहा। तो आप देखिएगा इक्वेशन की शक्ल बदल जाएगी, इक्वेशन हो जाएगी पी वी इक्वल टू एन के टी। तो अब आपके पास दो फार्मूले हो गए, एक फार्मूला हो गया पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, ठीक है ना, अब एक फार्मूला हो गया आपके पास पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, इसको भी आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं, और पी वी इज इक्वल टू एन के टी, इन दोनों का नाम है आइडियल गैस इक्वेशन भाई, ठीक है ना। अभी आप जब क्वेश्चन करोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन में वो कहेगा बताइए आइडियल गैस क्या होती है, तो वहां पे आपको ये लिखवाएंगे, ऐसी गैस जो इन दोनों लॉज को फुलफिल करे, ऐसी गैस जो इन दोनों लॉज को ओबे करे, इट इज कॉल्ड आइडियल गैस। आइडियल गैस वो होती है जो फॉलो करे, ओबे करे, पीवी इक्वल टू पीवी इक्वल टू एनआरटी और पीवी इज इक्वल टू एनकेटी। डेरिवेशन अभी आपको ना मैं पास पेपर कराऊंगा ना, अभी आपको नजर आ जाएगी ना बेटा, डेरिवेशन आपस की बातें, ना पीवी इक्वल टू एनआरटी की आएगी, ना डेरिवेशन पीवी इज टू एनकेटी की आएगी, नहीं आएगी दोनों में से किसी की भी डेरिवेशन, ठीक है जी, नहीं आएगी डेरिवेशन, बेफिक्र रहिएगा, ठीक है। अच्छा चले जनाब, ये मेरे सामने मैच चल रहा है और मैच इंडिया और श्रीलंका का चल रहा है, तो मैं हैरान हूँ कि जनाब श्रीलंका के 14 रन पे 6 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं, और 3 रन पे 4 विकेट थी। अल्लाह, जरा 2 मिनट विकेटें देख लें बेटा, क्योंकि हम मैच तो नहीं देख सकते, आपको पढ़ा रहे हैं, लेकिन इस टाइम के ऊपर सारी विकेट्स दिखा रहे हैं ये लोग।
और 10 ओवर हो चुके हैं, 10 overs 14 रन। क्या श्रीलंका खेल रहा है भाई, जबरदस्त। एक और विकेट देखने। ब्रेंडन, वाह, जबरदस्त। अरे चले जनाब, ये हमने आइडियल गैस पढ़ ली, और मेरे ख्याल में अब इतनी थ्योरी मैंने पढ़ा दी है कि इतनी थ्योरी से अब हम आराम से आपको आइडियल गैस के यानी गैस लॉस के सारे सवाल करा सकता हूँ। ठीक है ना, अब गैस लॉस में अब हम नहीं फंसेंगे, हम सारे सवाल आपको करा सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट रीड एंड राइट बुक। और रीड एंड राइट की बुक में, अच्छा बेटा अंशरा, मैंने आपको जो प्रिंट आउट के लिए भेजा है ना, आप अब मेरी बात को आगे फॉलो करें। और आपके जो जो आपके पास ईयरली पेपर होते हैं, आप ईयरली पेपर में ढूंढने में ही रह जाओगे, और वो भी 2-3 सवाल आपको मिलते हैं, और 2-3 से ज़्यादा सवाल तो मिलते ही नहीं है। तो जब आप एग्जाम के करीब बैठ के रिवीजन कर रही होगी ना, आपको कुछ भी याद नहीं आएगा आपने कहाँ क्या किया था। तो ज़्यादा अच्छा होगा बेटा, इसका सीधा सीधा प्रिंट आउट निकालो, और प्रिंट आउट निकाल के अब इसको लेके चलो। ठीक है बेटा, तो चलें, लेट्स स्टार्ट यूनिट 3 आइडियल गैस। आइडियल गैस में आज मैं सिर्फ गैस लॉस को अटेम्प्ट कर सकता हूँ, गैस लॉस के अलावा कुछ और नहीं कर सकूंगा, सिर्फ गैस लॉस के ऊपर रहिएगा। ये आ गई थी गैस लॉस का क्वेश्चन। अलबत्ता ये शीट मुझे लगता है मैंने पहले जो है ना किसी बच्चे के साथ सॉल्व की हुई है, तो पहले मैं इसको इरेज कर दूँ। इरेज ऑल, एंड नाउ वी आर स्टार्टिंग। देखिए जरा क्वेश्चन देखिए बेटा। सबसे पहला क्वेश्चन है अक्टूबर नवंबर 2016, एक इक्वेशन लिखी हुई है पी वी इज टू एन आर टी, और आपसे ये नहीं बोल रहा इक्वेशन ड्राइव करें, कितना बचकाना सवाल पूछ रहे हैं। बताइए स्मॉल एन, ये बताइए है क्या। भाई स्मॉल एन है, लिखिएगा नंबर ऑफ मोल्स, और स्टेट लिखा है, एक्सप्लेन भी नहीं लिखा ना। लेकिन ये बात समझ में नहीं आती, एक नंबर के लिए 2 लाइनें छोड़ के दे रहा है, तो नंबर ऑफ मोल से ज्यादा हम क्या लिख सकते हैं। स्मॉल एन का नाम, स्टेट, व्हाट इज मेंट बाय एन, स्टेट, स्टेट का मतलब ही होता है लंबी नहीं करनी, सिर्फ काम की बात करें तो एन है, नंबर ऑफ मोल्स, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। खैर जनाब आगे चलें। कह रहे टी क्या है। भाई टी है टेम्परेचर, पर ये टेम्परेचर मस्ट बी इन केल्विन, और जो टेम्परेचर केल्विन में होता है ना बेटा, उसको ये लोग मार्किंग इसकी में लिखते हैं थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। जी बेटा बोले। एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ के दो नाम है। लेकिन मैंने आपके इसमें देखा है 9702 में, वो थर्मोडायनेमिक लिखवाता है, एब्सोल्यूट नहीं लिखवाता। एब्सोल्यूट किसी और बोर्ड में लिखवाता है। मैं बहुत सारे बोर्ड पढ़ाता हूँ ना, इसलिए मेरे दिमाग में 2-3 नाम भी कभी कभी आ रहे होते हैं। आपके यहाँ खाली थर्मोडायनेमिक लिखवाएगा। ठीक है, तो ये जनाब टेम्परेचर की बात हो गई। अब आगे चलें। अब ज़रा यहाँ से आ जाए, यहाँ पे क्या बोला ज़रा सुने। कह रहे एक आइडियल गैस है, उसका वॉल्यूम इतना है, ये वॉल्यूम बता दिया है, ये प्रेशर बता दिया है, ये टेम्परेचर बता दिया है। कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को भी आपको याद होगा कि हम लोग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। तो एन कैलकुलेट करना, तो पहली बात तो ये बताइए, डिसाइड करके बताइए अनशरा, कौन सा फार्मूला लगेगा कैपिटल एन कैलकुलेट करना। फार्मूला बताइए, कैपिटल एन कैलकुलेट करना है। क्या हम ये वाला फार्मूला लगाएं। क्या हो गया बेटा, कैपिटल एन कैलकुलेट करना है तो पीवी इक्वल टू एन के टी लगाओगे ना। आप क्या मुझे सजेस्ट कर रहे हो, मुझे समझ में नहीं आई बात। भाई यू हैव टू कैलकुलेट कैपिटल एन, कैपिटल एन इस इक्वेशन में नजर आ रहा है, सीधा सीधा लगाने हैं। आप क्या लगाना चाह रहे हैं। अच्छा एन आर टी, ये ऊपर वाला फार्मूला लगाना चाह रहे हैं, ये वाला। लेकिन लंबा नहीं हो जाएगा, पहले आप नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करेंगे, फिर नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर, बहुत लंबा रास्ता हो जाएगा। ठीक है जनाब, तो आपकी बात गलत नहीं है, पर क्वेश्चन को लंबा कर रही है। क्वेश्चन में पूछ रहा है एन, एन सीधा सीधा है पी वी टू एन के टी। ठीक है, तो बेटा मैं इसको डायरेक्ट लगाने जा रहा हूँ, वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। जहाँ लिखा है प्रेशर, प्रेशर की जगह बेटा 4.9 एक्सपोनेंट 5। वॉल्यूम, सर वॉल्यूम है 2.4 एक्सपोनेंट 3। सी एम क्यूब नहीं सर, सी एम क्यूब को ख़त्म करना पड़ेगा, और जिस इक्वेशन में कांस्टेंट आ जाए ना, तो कांस्टेंट में तो फिर लाजमी बात है, देखिए इसमें कांस्टेंट आया हुआ है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो इस बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के लिए तो फिर आपके पास लाजमी क्या चाहिए, सारी यूनिट्स मस्ट बी इन एसआई।
तो जनाब सेंटीमीटर क्यूब को मैंने मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए सेंटी की वैल्यू एक्सपोनेंट -2 और सीएम क्यूब है तो इसके ऊपर क्यूब लगा दिया, तो ये वॉल्यूम हो गया। इज इक्वल टू कैपिटल एन कैलकुलेट करना है। फिर लिखा हुआ है के का नाम बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू डाटा शीट में गिवन होती है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू होती है, मुझे याद है, 1.38 एक्सपोनेंट -23, पर आप याद नहीं कीजिएगा, एग्जाम में गिवन होती है। फिर लिखा है जनाब टेम्परेचर है 100 सेंटीग्रेड। सेंटीग्रेड में कभी भी गैस लॉस के सवाल नहीं कीजिएगा। कन्वर्ट इनटू केल्विन, केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 प्लस कर दो। सर 273 प्लस करोगे तो बन जाएगा 373। ठीक है, अब आप खुद देखिए बेटा, सब कुछ दिया हुआ है, एन कैलकुलेट करना है, और एन को जब आप सब्जेक्ट बनाओगे, कैलकुलेटर चलाओगे, मैं आपको मना करूंगा नहीं चलाएं भाई। क्वेश्चन है शो दैट, तो आंसर जनाब यही आना है जो हमने आपके सामने लिख दिया है। तो क्वेश्चन मेरे ख्याल में ये बहुत आसान टॉपिक है। अगर आपको फॉर्मूला लगाना समझ में आ जाए कि पी वी इजिकल्स टू एन आर टी, पी वी इजिकल्स टू एन के टी, और पी वन वी वन अपॉन टी वन इज इक्वल्स टू पी टू वी टू अपॉन टी टू, तो इन तीन फॉर्मूलाज को लेकर आप गैस लॉस के सारे सवाल कर सकते हो। तो इट इज क्वेश्चन नंबर 1 आज की क्लास का। और आगे चलते हैं। उसके बाद बेटा ये जो एक सवाल उन्होंने पूछा है ना, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन भी मैं आपको कराऊंगा, मैंने फार्मूला शीट में भी ये लिखा हुआ है, लेकिन इसको फर्स्ट डे ना करें। अभी मतलब आज हमने गैस लॉस शुरू किया है और गैस लॉस में ही पहले दिन ये वाला सवाल करा दूं आपको, तो ये काफी आपके साथ गलत काम होगा, नहीं समझ में आएगा आपको। तो अभी इसको उधार छोड़ दें, और ये शीट आपके साथ ही मैंने सॉल्व करनी है, तो ऑब्वियसली ये सवाल हमें बाद में भी मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाए, अक्टूबर नवंबर 16 का सवाल है, और सवाल में साफ लिखा हुआ है ये इनिशियल स्टेट है, तो पक्की बात है सर, ये P1 हो गया, ये V1 हो गया, ये T1 हो गया। उसने खुद ही हमें गाइड कर दिया है कि भाई P1 V1 T1 लगाओ। इधर आ जाओ, ये P2 है, ये V2 है, और ये T2 है। ठीक है जनाब। अब जब सारी वैल्यूज उसने दी हुई हैं, तो भाई सीधा सीधा टेम्परेचर कैलकुलेट करने के लिए लगाओगे, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। अच्छा, ये सवाल काश होता शो दैट, तो हम वही आंसर इसको लिख देते भाई, ये इसका आंसर आएगा। अलबत्ता अभी हमारे पास भाई कोई आंसर लिखा हुआ नहीं है ना, मार्किंग इसकी मेरे पास अभी पड़ी हुई है, तो इसको आप क्लास के बाद खुद से सॉल्व करें। ये आपको फाइनल टेम्परेचर बता देगा, ये आपको फाइनल टेम्परेचर बता देगा। ठीक है जी। अच्छा चलिए, अब हम और आगे जाना चाहते हैं। अच्छा, फिर पूछ रहे हैं कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गैस। हफ्ता बताना बेटा, अगर अमाउंट ऑफ गैस की टर्म आ जाए तो क्या कैलकुलेट करना है? जी बिल्कुल सही आपने कह दिया। तो सर पीवी इज टू एनआरटी से नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करना है। अब पीवी इज टू एनआरटी में आपके पास चॉइस है कि या तो आप सारी वैल्यूज इनिशियल वाली ले लें, या आप सारी वैल्यूज फाइनल वाली ले लें। पर अक्लमंदी ये इनिशियल वाली लें, क्योंकि इनिशियल स्टेट की सारी वैल्यूज उनकी गिवन है, तो हमेशा वो वैल्यूज यूज करना ज्यादा अच्छा होता है जो क्वेश्चन में गिवन हो। क्या पता हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू में ही कोई गलती आ जाए, तो पता चले अगला पार्ट भी खराब हो रहा। तो इसको भी मेरे नहीं ख्याल कराना चाहिए। P1 आपको गिवन है, V1 आपको गिवन है, T1 आपको गिवन है। R की वैल्यू डाटा शीट में गिवन होती है, इट इज 8.313, और फिर आपने कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मोल्स, और उसी नंबर ऑफ मोल का नाम रखोगे अमाउंट ऑफ गैस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन में और कोई खास बात नहीं है। जरा नीचे आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में पूछ रहे हैं एवोगैड्रो नंबर क्या होता है। जी एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, बच्चों वाली डेफिनेशन पूछना चाह रहे हैं जी। आंसर हमें बताएं, व्हाट इज एवोगैड्रो नंबर। सही, सही सही, बिल्कुल सही आंसर है। पर ये ग्रेड 9 10 के लेवल का आंसर है, आंसर सही है। मार्किंग इसकी में पता है क्या लिखा, मैं आपको मुश्किल बात समझाने जा रहा हूँ। मुश्किल बात ये है कि बेटा ये बताइए कि केमिस्ट्री में हम लोगों ने कार्बन
और आपको पता है कार्बन के दो आइसोटोप हैं, एक कार्बन 12 है, एक कार्बन 14 है। कार्बन 12 को उन्होंने बना दिया है स्टैंडर्ड एटम, ठीक है ना। फिर कहते हैं कि अगर आप 12 ग्राम कार्बन 12 ले लें, यानी कार्बन 12 वाला आइसोटोप लें जिसका मास होना चाहिए 12 ग्राम, तो ऑब्वियसली ये बन जाएगा 1 मोल। इस 1 मोल में जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, जरा डेफिनेशन लिखिएगा। ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू द मार्किंग स्कीम, लिखना बेटा। नंबर ऑफ एटम्स इन 12 grams of carbon 12 is called Avogadro constant। तो ये जो एवोगैड्रो कांस्टेंट है, इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू द मार्किंग स्कीम ये उन्होंने बनाई है कि हम कार्बन 12 का आइसोटोप लेंगे, उसकी क्वांटिटी लेंगे 12 ग्राम, उसमें जो नंबर ऑफ एटम्स आएंगे इट इज कॉल्ड एवोगैड्रो नंबर, ठीक है ना। इसी तरह लिखा हुआ है मोल, तो मोल की डेफिनेशन भी आप लिख सकते हैं क्या, कि रिलेटिव एटॉमिक मास या रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इट इज कॉल्ड मोल, इट इज कॉल्ड मोल। लेकिन इसमें भी जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है ना, अगेन वही है कि अगर हम कार्बन 12 का मास ले लें 12 ग्राम, तो 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 मास इज कॉल्ड 1 मोल, ठीक है ना। तो ये 1 मोल कह देते हैं कार्बन 12 के मास को, ठीक है जनाब। हाँ, तो ये एक और आउट हो गया जी, 7 आउट हो गए। हाँ, यानी अच्छा खेले तो जबरदस्ती के पैसा खिलाया उन्होंने। ये एक और आउट हो गया, 7 आउट हो गए 23 पे। अच्छा जी, जरा वापस आ जाइए क्वेश्चन में जी। क्वेश्चन हमारा ये चल रहा था कि मोल की डेफिनेशन मैंने आपको बताई, कार्बन 12 का 12 ग्राम मास ले लें, इट इज कॉल्ड 1 मोल। अच्छा जी, अब आ जाए इसके अंदर जी। अगेन अ कंटेनर वॉल्यूम, ये वॉल्यूम दे दिया है गैस का, ये प्रेशर दे दिया है गैस का, ये टेम्परेचर है विच मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू केल्विन, और अमाउंट ऑफ गैस यानी नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करना है। तो बेटा इसको भी जरा जल्दी से, पी वी इक्वल टू एन आर टी, भाई कैलकुलेट ही अमाउंट ऑफ गैस यानी एन कैलकुलेट करना है। अब आप वैल्यूज पुट करना शुरू कर दो। सर प्रेशर है 2 एक्सपोनेंट 7, वॉल्यूम है 1.8 एक्सपोनेंट 4, और सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करना है। आर की वैल्यू 8.313, टेम्परेचर की वैल्यू सर 17 सेंटीग्रेड है, इसको 273 बेटा प्लस करोगे ना तो ये बन जाएगा 290। अब इसमें से जब आप एन कैलकुलेट करोगे तो एन आएगा 150 मोल, एन कैलकुलेट करोगे तो एन आएगा 150 मोल, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन भी शो दैट है, तो आप इसको आराम से कर सकते हो, एन इज इक्वल टू 150 मोल, ठीक है जी। अच्छा, लेकिन इससे जो नेक्स्ट पार्ट है, इस नेक्स्ट पार्ट को समझाने के लिए काफ़ी हिम्मत चाहिए, और वो हिम्मत अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है, लेकिन कराऊंगा अगली क्लास में, ठीक है। तो इसको हम यहीं पे रिकॉर्डिंग स्टॉप करें। अल्हान, आपके लिए हमने रिकॉर्डिंग की है और इस रिकॉर्डिंग को भी आपके साथ शेयर करेंगे।